So very good morning to all of you. Today we are going to read and understand about electromagnetic induction. Yesterday मैंने कुछ आपको इसमें एनिमेशंस के ज़रिए दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैसे ट्रांसफार्मर, कैसे एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं या उसको फ्लो करवा पाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स है जो हमने पढ़नी है. मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट. फैराडे अगेन आपने इसका नाम, इस साइड का नाम केमिस्ट्री में भी सुना होगा, ठीक है, और फिजिक्स में भी. इनको बोलते हैं फादर ऑफ ईएमआई. बेसिकली इन्होंने ही लाज दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. ठीक है, और 10th क्लास में एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पलर में इसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी है जो आप खुद भी कर सकते हो. बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट इस पर बनते हैं. ठीक है, और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट. ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगेन आप ये पढ़ चुके हो, ये बेस है बेसिकली फिजिक्स का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया. तो वहाँ पे बस एक वर्ड का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक है वहाँ पर और मैग्नेटिक में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वही है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस थ्रू एन एरिया. ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस. It can also be defined as the product of the area of the surface and the component of the magnetic field normal to that surface. यहाँ पे एक सरफेस है मान लो, ठीक है. अगेन आई एम सेइंग, ये आप लोगों को बताया हुआ है पहले ही, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो जब हम उसको वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यूनिट वेक्टर कौन सा है? एन कैप. ये वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना हो गया? थीटा. यहाँ पे बी कोस थीटा आ गया. तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू वेक्टर बी डी एस एन कैप. अब ये एन कैप भी गायब हो जाएगा, बिकॉज जो एन कैप है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तभी तो उसका नाम है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? 1. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी एस इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर. डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस थीटा, फिर फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, सेम कर सकते हो आप, बी ए कोस थीटा. पॉजिटिव फ्लक्स अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, सॉरी एक्यूट एंगल हो, एक्यूट, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा. उसका रीज़न क्या है? देखो, सिंपल सी बात आपको पता है, जब आप कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हो तो कोस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. कोस 0 1 हो गया, ठीक है, फिर उसके पास कोस 30, कोस 45, कोस 60, फिर कोस 90 कितना हो गया? 0. ठीक है, और कोस 90 के बाद जब कोस 120 पे जाओगे तो माइनस में आएगी वैल्यू. तो अगर एंगल एक्यूट है, मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, एक्यूट एंगल है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा. बट अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज, ये 0 फ्लक्स भी होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होगा? जब थीटा 90 होगा. और नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्ट्यूज एंगल है बेटा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फ्लक्स, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव फ्लक्स, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव फ्लक्स. और 0 फ्लक्स कब? जब थीटा 90 होगा या 270 होगा. फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज जो कोस और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1 और मिनिमम वैल्यू है -1. मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कोयल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग. हम किसी भी कोयल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं. कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, कल मैंने दिखाया आपको एनिमेशंस में कि अगर हम मैग्नेट को बड़ा कर ले, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, तो एरिया को बढ़ा दे, ओरिएंटेशन थीटा. ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है ना,
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर ऐसे ही काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जब हम डेरिवेशन करेंगे, बेसिकली यही डेरिवेशन हम एसी जनरेटर में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। अब या तो इन तीनों में से किसी भी एक को बढ़ा दो या कॉम्बिनेशन को भी बढ़ा दो। तो बी भी बढ़ा दो, ए भी बढ़ा दो, बी भी बढ़ा दो, थीटा भी बढ़ा दो। ठीक है, magnetic flux is a scalar quantity. Again, why it is a scalar quantity? Because dot product of two vector quantities is a scalar quantity. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, और हम आपको बता चुके हैं जहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो वहाँ पे नॉर्थ पोल, और जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज हो वहाँ पे साउथ पोल। तो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाऊँगा गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी गैल्वेनोमीटर को रीडिंग नहीं दिखा रहा ना, ये कुछ रीडिंग दिखाएगा। दूर लेके जाऊँगा तो भी दिखाएगा। सिमिलरली ऐसे ही। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, ये 10th क्लास में है ये बेटा, दोनों एक्सपेरिमेंट जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। देखो यहाँ पर, देखो अभी ध्यान से। अभी बेटा ये स्टेशनरी है, अभी ये जो है मैग्नेट ये स्टेशनरी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगा, देखो अभी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है दोनों कोयल्स में। ये देखो, जैसे इसको मैंने मूव कराया किसी भी एक कोयल के पास, यहाँ पे करंट बन गया, रीडिंग शो कर दी। सिमिलरली ऐसे देखो, देखो पहले वाले डायग्राम में क्या है, पहले वाले डायग्राम में आपके पास नॉर्थ पोल को हम पास लेके जा रहे हैं, ये ले गए नॉर्थ पोल को पास, तो करंट बना, इसमें भी करंट बना। अब दूसरे वाले में देखो हम साउथ पोल को पास लेके गए, देखो करंट की डायरेक्शन चेंज है। देखो करंट की डायरेक्शन चेंज है दोनों डायग्राम में। उसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर जो है करंट की डायरेक्शन वो कुछ ऐसे है, और यहाँ पर कैसी है लूप अगर हम देखें तो कुछ ऐसे है। उसका रीज़न क्या है? पहले हम इस वाली कोयल के पास नॉर्थ पोल ले गए थे, अब हम इस वाली कोयल के पास साउथ पोल ले गए हैं। तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट हो गए ना, इसलिए करंट जो बनेगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। इसी तरह फैराडे का सेकंड लॉ सेम। अब अगेन हम नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं, तो देखो नॉर्थ पोल बन रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल चेंजेस relative to the positions of the coil and magnet due to the magnetic lines of force cutting at different angles at the same cross sectional area of the coil. अब ऑब्जर्वेशन क्या है? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट। अब जब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है? देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कोयल है और एक मैग्नेट है। या तो हम कोयल को मैग्नेट के पास लेके जाएं, या मैग्नेट को कोयल के पास लेके जाएं, या दोनों ही एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से दूर जाएं। समझ रहे हो? तो रिलेटिव मोशन मतलब एक की रिस्पेक्ट में दूसरा अगर मूव कर रहा है, या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला मूव कर रहा है, या दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है। इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कोयल। अब आपको ये भी देखना है कि जब आप नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हो तो नॉर्थ पोल कहाँ बन रहा है, साउथ पोल कहाँ बन रहा है। ये पीछे वाले ये डायग्राम दिख रहा है आपको, क्या था इस डायग्राम में? हम नॉर्थ पोल को देखो बेटा इसके पास लेके जा रहे हैं, हम नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं इसके। ठीक है, तो देखो अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कौन सा पोल बन रहा है? देखो बेटा नॉर्थ ही बन रहा है, और अगर हम साउथ पोल लेंगे तो साउथ ही बनता है यहाँ पर। द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आपने देखा जब पहले नॉर्थ पोल बना तो जो गैल्वेनोमीटर है किसी और साइड डिफ्लेक्ट कर रहा था, और जब साउथ पोल बना तो किसी और साइड। ठीक है। The induced current is available only as long as there is relative motion between the coil and the magnet। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंड्यूस्ड जो करंट आ भी रहा है, ये सिर्फ तब तक आएगा जब तक वो लगातार मूव करता रहेगा, रिलेटिव मोशन करता रहेगा। ठीक है। नोट,
इट कोयल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, या तो आप कोयल को मूव करो, बोथ द कोयल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet, current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet and hence the rate of change of flux across the coil is more। अब ये बताएंगे हम फैराडेज लॉ से। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसने ये बताया कि जब भी कोयल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा तो एक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जो फैराडे का सेकंड लॉ है वो क्या बताता है, देखो ध्यान से। ये यहाँ पे दो कोयल्स हैं, पी का मतलब है बेटा प्राइमरी, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हमेशा नंबर 1, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है फिजिक्स में, तो प्राइमरी नंबर 1, सेकेंडरी नंबर 2। बेसिकली प्राइमरी वो जहाँ से आप करंट अप्लाई कर रहे हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल भी है बेटा एक तरह से, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो इस प्राइमरी वाली जो कोयल है उसमें करंट फ्लो करेगा, बट इसमें करंट फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी में भी एक करंट इंड्यूस होगा, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो प्राइमरी में जो नॉर्थ और साउथ बन रहे हैं, दोबारा देखते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला जो करंट है ना ये इधर ये जा रहा है इस लूप में, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये उसका उल्टा, ये उसके अपोजिट जा रहा है। सेम ऐसे ही, ठीक है बेटा। तो क्या पता चलता है इससे, When the primary circuit is closed, current grows from 0 to maximum value। जैसे ही हम प्राइमरी सर्किट की जो की है ना, एक की, क्योंकि की क्या है, ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कोयल में। ड्यूरिंग द पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कोयल। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कोयल एंड इंड्यूसेस EMF in the secondary coil। Induced EMF and hence deflection in galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil change। देखो इसका एक एग्जांपल अगर आपने याद रखना समझने के लिए तो हीटर का एग्जांपल याद रखो बेटा। हीटर का आपने देखा बेटा, हीटर का जो स्ट्रक्चर है कोयल की तरह ही होता है, कोयल ही तो है वो। जो हीटर का जो फिलामेंट होता है बेटा, फिलामेंट गोल गोल होता है ना ऐसे स्प्रिंग की तरह, ठीक है। अब आपने देखा होगा, उसको नोटिस किया होगा कि जब आप उसको ऑन करते हो हीटर को, वो एकदम से लाल नहीं होता, एकदम से रेड हॉट नहीं होता। इट टेक्स सर्टेन टाइम, कुछ टाइम लेता है, वो एकदम से लाल नहीं होता, वो गर्म होने में, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में कुछ टाइम लेता है। तो उस टाइम तक जैसे ही आप ऑन करोगे तो एक करंट इंड्यूस होता है। सिमिलरली मान लो आपका जो हीटर है वो बिल्कुल मैक्सिमम ग्लो पे जल रहा है, ठीक है, और एकदम से आप स्विच को ऑफ कर दो तो एकदम से वो ठंडा भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एकदम से वो ठंडा भी नहीं होगा बेटा, ओके। तो ये जो दोनों टाइम है, ज़ीरो से मैक्सिमम जाने का और उसी तरीके से मैक्सिमम से ज़ीरो आने का, उसमें कुछ टाइम लगता है और उस टाइम तक उसमें करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, बिकॉज देन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। उस वक्त कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यही लिखा हुआ है इसमें, व्हेन द, ये मैंने हिंदी में बताया, अब इसको यही इंग्लिश में हम पढ़ लेंगे। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, जैसे ही हम प्राइमरी सर्किट को ओपन करते हैं, जो करंट है पहले मैक्सिमम पे पहुंचा 0 से, अब मैक्सिमम से 0 पे पहुंचेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो टाइम है मैक्सिमम से 0, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces current in the secondary coil. However, note that the direction of current in the secondary coil is reversed, hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. अब फैराडेज के लास्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट लॉ,
whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. तो फैराडे का सेकंड लॉ जो अभी हमने EMI के डेफिनेशन है ना बेटा, वो भी यही है कि whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है. सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स होना ही नहीं EMI कर देगा, उसको चेंज होना ज़रूरी है. whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit and EMF and hence and circuit is induced in the circuit, current is induced in the circuit. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. सेकेंड ला अब वो कह रहा है जो ये इंड्यूस्ड EMF बना, इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, मतलब टाइम के साथ साथ कितनी, हाउ क्विकली द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. तो E इज इक्वल टू k d∅/dt, E इज इक्वल टू d∅/dt. तो d∅ अगर आपने निकालना है तो चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो φ2 - φ1, वेयर k इज कॉन्स्टेंट एंड यूनिट्स आर चूजन सच दैट k इज इक्वल टू 1. लेंस ला, अब लेंस ला क्या कहता है? ये लेंस ला ये कह रहा है सिंपल सी बात कि पहली बात तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल की हमने बात की, उसमें क्या पता चला कि जब तक प्राइमरी से करंट फ्लो नहीं होगा तब तक सेकेंडरी में भी इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा. बट यहाँ पे भी एक कैच है कि सेकेंडरी कोयल में जो करंट बनेगा, इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी. जो प्राइमरी सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट, इसका मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा. यहाँ लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. जिसकी वजह से वो बना है, मतलब जो प्राइमरी में करंट फ्लो होने की वजह से जो बना है वो, या कोयल में करंट फ्लो होने की वजह से बना है, उसी को अपोज करेगा. That is, if the current is induced due to motion of the magnet, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of the current magnet. ठीक है? If the current is induced due to change in primary coil, then induced current is such that it tends to stop the change. देखो यहाँ पर लेंस ला एंड ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब आप ये थोड़ा सोच रहे होगे कि सर आप ये तो बोल रहे हो कि मतलब करंट बन रहा है, लेकिन ये करंट कहाँ से आ रहा है? इसका रीज़न क्या है? कहाँ से आया ये करंट? पहले तो कोई करंट नहीं था, सिर्फ एक मैग्नेट था और एक कोयल है आपके पास, तो करंट कहाँ से बन गया? तो वही हम ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार 2 मार्क्स में आ सकता है टॉपिक. ठीक है, लेंस ला एंड ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिज़िक्स का सबसे बेसिक ला है ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब आप फिज़िक्स स्टार्ट करते हो पढ़ना तो आपको ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए. ठीक है, ये जहाँ पे फेल हो गया वहाँ पे एक तरह समझ लो कि जो फिज़िक्स की जो थ्योरीज हैं वो भी फेल हो जाएंगे. हालांकि इस पे भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, बट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट अगर हम बात करें बुकिश नॉलेज के लिए, तो ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द बेस ऑफ फिज़िक्स. तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, जो करंट बन रहा है, ये हवा से नहीं बन रहा. इसका भी एक रीज़न है कैसे बन रहा है. देखो, अकॉर्डिंग टू लेंस ला द इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट. ये तो पता चल गया. इट इज़ द ऑपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इज कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, therefore mechanical energy is converted into electrical energy, thus Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy. तो यहाँ पर कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो जो करंट बन रहा है कहाँ से आ रहा है? जो आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, मैं इसको डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ. इसको तो हम बाद में ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको. बाकी मैं इसको आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ.
जैसे देखो मानो ये चीज़, ये आपके पास कोयल है ना, ये आपने लगा दिया बेटा गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। ये कोयल हो गई आपकी, एक मैग्नेट हो गया। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये हो गया। अब जब आप इस मैग्नेट को पास लेके आओगे तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? कैन एनीवन टेल? यहाँ पे कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ ही आएगा, ठीक है। जैसा कि आपने अभी जितने भी पीपीटीज में दिखाए एनिमेशंस वगैरह, आपने यही देखा ना, नॉर्थ यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर भी एक नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसे बोलते हैं बेटा एक्चुअल नॉर्थ और इसे बोलेंगे इंड्यूस नॉर्थ। अब आपको पता है जो नॉर्थ और नॉर्थ हैं ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपल्शन करेंगे आपस में। अब जब ये रिपल्शन करेंगे फिर भी आपको इस मैग्नेट को इसके पास लेके आना है। तो जब पास लेके आना है तो आप क्या करोगे? मैकेनिकल फोर्स लगाओगे, अपने हाथों से फोर्स लगाओगे पास लेके आने के लिए, और यही जो मैकेनिकल फोर्स है जब वो पास आएगा तो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करता है। सिमिलरली जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, मान लो अब दूर लेके जाना है, तो अब क्या होगा? अब कौन सा पोल बनेगा बेटा? यहाँ पर साउथ बनेगा। उसका रीज़न क्या है? लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है कि ये जो चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स में, इसी को अपोज करेगा। तो आप इसको मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, अब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, ठीक है। पहले आप पास लेके आए थे, अब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, मान लो यहाँ ऐसे लेके जाना चाहते हो ऊपर की तरफ। अब इसका नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये कोयल क्या चाहेगी कि चेंज ना हो, चेंज ना होने की वजह से क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा ना अपनी तरफ। तो यहाँ पे एक साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ये साउथ पोल इंड्यूस हो गया। तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट फिर भी अगर आपको लेके जाना है इसे दूर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगेन जब आप मैकेनिकल फोर्स लगाओगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यू विल गेट रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर। सो अंडरस्टूड? सो दिस इज इट, ठीक है। हमारे ये फर्स्ट 4 टॉपिक जो हैं 1 2 3 4 ये हो चुके हैं।